48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 22वां लॉ देखते हैं, जो कहता है यूज द सरेंडर टैक्टिक ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। मतलब आत्मसमर्पण को एक हथियार की तरह यूज कीजिए, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। इससे पहले के 21 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन्हें भी कृपया जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे दरखास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टोरीज है। आज हमारे पास एकमात्र स्टोरी है जापान की। मध्य 19वीं शताब्दी में जब आसपास के सभी देशों के ऊपर किसी न किसी साम्राज्यवादी शक्ति ने अपना आधिपत्य बना के रखा था, अब जापान में कोई भी ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी। वह प्राय स्वतंत्र ही था, किंतु बहुत ही पिछड़ा था। वहां पर भी बाहरी ताकतें अपना दबदबा बनाने के लिए प्रयास कर रही थी और इसका जो दबाव था वह राजवंशों में साफ था। आसपास के बड़े बड़े देश जैसे भारत, चीन, इन सभी पर किसी न किसी बाहरी ताकत ने आधिपत्य करके रखा। चीन को तो सभी बड़ी ताकतों ने आपस में बंटवारा कर लिया था। ये सब देखकर जापान चौकन्ना था, किंतु वह डरा हुआ भी। अंततः वहां के नीतिकारों ने राजा के साथ बातचीत की और इसका हल निकालने की कोशिश शुरू की। अधिकतर लोग यही कहते रहे कि हमें उनका विरोध करना, उनके विरोध में खड़े होकर उनसे लड़कर हम लोग अपना बचाव करेंगे। हम बाहरी ताकतों को अपने अंदर राज करने नहीं दे सकते, हम उनके अधीन नहीं रह सकते। हम जापानी हैं, हमारा सभ्यता, हमारी सोच सब अलग है। इसी में एक बहुत ही समझदार और दूरदर्शी मिनिस्टर थे जिनका नाम था ओटा मासायोशी। ओटा ने अपने एक छोटे से बयान में ऐसी एक गाथा लिख दी जो आने वाले सदियों तक जापान की पॉलिसी बन गई। उन्होंने कहा कि आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, हम वाकई में इन सभी देशों से पिछड़ चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनसे लड़ने में हमारी कोई भलाई नहीं है। इसलिए आज हमें सरेंडर कर देना चाहिए, किंतु सरेंडर इस रूप में नहीं कि हमने हार मान ली है। हम अलग तरह से सरेंडर करेंगे। हम उन्हें दोस्ती का रिश्ता देंगे, हम उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, हम उनसे मित्रता करेंगे। हम अपने एम्बेसीज उनके यहाँ पे बनाएंगे। हम उनके कल्चर को सीखेंगे, समझेंगे और किस रास्ते पर वो हमसे आगे निकल गए हैं उन रास्तों को चलेंगे, उन रास्तों को समझेंगे और उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम उनके तर्ज पे आ जाएंगे, उनके स्टेटस पे आ जाएंगे, उनके लेवल पे आ जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हम धीरे धीरे उन्हें सरपास करके उनसे आगे चले जाएं। होता कि ये बात लोगों को उस समय थोड़ी सी अटपटी जरूर लगी, किंतु ये बात उस समय के राजा ने मान ली। उन्होंने तुरंत कई सारी नौकाओं में अपने महत्वपूर्ण मंत्रियों को अलग अलग देशों में, अलग अलग बड़े बड़े साम्राज्यों में जाने को कहा, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। सबके साथ जापान ने अच्छे रिश्ते बनाए। जल्द ही ये देखा गया कि वहां के जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज थे, बड़े बड़े कॉलेजेस थे, उन सब में जापानी स्टूडेंट्स को एक कोटा मिलना शुरू हो गया। जापानी स्टूडेंट्स वहां जाके पढ़ते थे। वहां जाके रहना, खाना, पढ़ना सब वो अपने बलबूते पे करते थे और वहां से सारा ज्ञान, सारा इन्वेंशन, सारी टेक्नोलॉजी सीख कर वो अपने देश वापस आते थे और यहाँ पे वही सब चीजें वापस से दोहराने की कोशिश करते। ये सब की बदौलत आज आप सभी जानते हैं कि जापान कहां से कहां चला गया है। एक समय एक लौता
अकेला इतना बड़ा स्टील का प्रोड्यूसर रहा था। इसने अपनी स्टील के प्रोडक्शन को जानबूझकर कम किया। विश्व का शायद ही कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जो कि जापान में पार्ट्स ना बनवाता। चाहे आपके घर में एसी लगी हो, चाहे फ्रिज, चाहे वॉशिंग मशीन, सब लगभग जापान में बनते। जापान से उनके कई सारे पार्ट्स आते हैं। आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका नाम नहीं ले सकता, वो सभी कंपनीज जापान से आई हैं। जापान के रोड, रास्ते, गलियारे, ये सब आप देख के दंग रह जाएंगे। वो इतने साफ सुथरे, इतने मॉडर्न, एडवांस, और वहां की जो टेक्नोलॉजीज है वो सबसे आगे है। जापान आम देशों की तरह दिखावा नहीं करता, किंतु जापान टेक्निकली सबसे आगे है। किंतु इतना सब होने के बावजूद भी जापान ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। आज भी वहां पे ये दृश्य आसानी से लोग देख सकते हैं। पूरा परिवार साथ में बैठकर जमीन पर तख्त बिछाकर अच्छे से खाना खा रहा हो, वो भी अपने चॉपस्टिक्स से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि जापान ने अपने कल्चर को अपने टेक्नोलॉजी से कभी रिप्लेस होने नहीं दिया और ना ही टेक्नोलॉजी को कल्चर से रिप्लेस किया। वो दोनों का सामंजस्य बना के चलता रहा और आज वन ऑफ द लीडिंग टेक्निकल कंट्रीज में से एक माना जाता है। जापान की तकनीक पर सभी को विश्वास होता है। आज भी वर्ल्ड में जो एक कंट्री है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबाउट 75 है, वो जापान ही है। विश्व के सबसे उम्रदराज लोग भी जापान में ही पाए जाते हैं। यहां तक कि जापान का एक आइलैंड है ओकिनावा, उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ उम्रदराज लोग रहते हैं। 80 के ऊपर वाले वहां पे 100 से ज्यादा लोग हैं। आप समझ सकते, कई 100 से ज्यादा। लास्टली आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि यही वो किताब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएंगे। आपको इसे बाय करना है, इसे पढ़ना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। ये बहुत ही उम्दा किताब है और मेरा विश्वास है कि आपको भी ये पसंद आएगी। चलिए आप लोग से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। गुड बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।